हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। कल भी आपने न्यूज़ में देखा होगा और लगातार हम G7 को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो बैठक चल रही है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हर पेज पर आपको लगभग ये न्यूज़ मिलेगी, चाहे फ्रंट पेज हो, इंटरनेशनल पेज हो या फिर एडिटोरियल पेज हो। तो जो पहली न्यूज़ है कि चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में मचे हाहाकार से उपजे आक्रोश के कारण दुनिया के शक्तिशाली देशों ने चीन को अब चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। G7 की बैठक में चीन से साफ तौर पर कहा गया है कि वह कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने की जांच में मदद करे। चीन को उसके सिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के हनन के लिए लताड़ा गया है और हांगकांग में उच्च स्तर की स्वायत्तता का भी आह्वान किया गया है। सिनजियांग प्रांत जो है वहाँ पर मजदूरों पर जुल्म ढाए जाते हैं और वहाँ पर खुले तौर पर उनका शोषण किया जाता है और मानवाधिकारों का जो उनकी कह सकते हैं उनके मानवाधिकार हैं उसका उल्लंघन किया जाता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के संगठन G7 की बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि चीन के खिलाफ कैसे एकीकृत रुख अपनाया जाए। चीन G7 ने एक बेहद अहम विज्ञप्ति जारी की जिसमें ताइवान समेत चीन के लिए बेहद संवेदनशील कुछ मसलों पर उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि हम अपने मूल्यों को बढ़ावा देते हैं जिससे चीन द्वारा मानवाधिकार और मूलभूत आज़ादी का सम्मान शामिल है, खासकर सिनजियांग प्रांत के संबंध में। साथ ही हांगकांग के अधिकारों, आज़ादी और उच्च स्तर की स्वायत्तता का आह्वान करते हैं। इससे आगे ये कहा गया कि हम चीन में कोरोना वायरस के उद्गम का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से दूसरे चरण के समयबद्ध, पारदर्शी, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले और विज्ञान आधारित अध्ययन का भी आह्वान करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इजराइल में बेनेट बने नए प्रधानमंत्री। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जो 71 वर्ष के हैं कि सत्ता को खत्म करने का विरोधियों का सपना रविवार को पूरा हो गया। नीसेट, जैसे भारत में संसद बोला जाता है वैसे ही वहां पर नीसेट बोला जाता है। नीसेट में विश्वास मत हासिल कर संयुक्त गठबंधन के नेता नाफ्ताली बेनेट जो 49 वर्ष के हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 120 सदस्यों वाली नीसेट में उन्होंने 60 के मुकाबले 59 के अंतर से विश्वास मत हासिल किया। एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नेतन्याहू सबसे लंबे समय यानी 12 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। 11 मई 1949 को इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ का 55वां सदस्य बना था, देश बना था। दुनिया का पहला एंटी वायरस यानी कि 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। 7 कृषि उत्पादों के मामले में इजराइल पूरी दुनिया में लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भारत G7 के साथ। ब्रिटेन के कार्बिस बे में पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में दुनिया के सर्वाधिक विकसित 7 देशों के समूह यानी कि G7 ने जहां चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने का एक तरफ से ऐलान किया है, वहीं भारत ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वह उनके साथ है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत G7 का स्वाभाविक मित्र देश है। उन्होंने G7 देश के साथ विशेष तौर पर आमंत्रित 4 अन्य लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व दक्षिण अफ्रीका की रविवार को ही बैठक में अपने देश का पक्ष रखा और भारत को इन देशों के भरोसेमंद साझेदार के तौर पर पेश किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी इसमें चर्चा की गई। जो G7 है उसमें उसकी बैठक में कोरोना महामारी के खिलाफ एक वैश्विक रणनीति बनाने के साथ ही दूसरी जिस विषय पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वह है चीन से ताल्लुक वाली ही है। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बन रही स्थिति पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों का कहना है कि सामूहिक तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को दुनिया के सभी देशों के लिए एक समान अवसर वाला बनाने पर जोर दिया गया। आपको पता होगा कि इसमें लगभग हिंद क्षेत्र पर चीन
किस तरीके से दबदबा कायम कर रहा है, दूसरे देशों की आवाजाही पर वो ऐतराज़ जताता है। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सामान्य लक्ष्यों को साझा करने वाले देशों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा G7 ने भी जताई है और भारत तो करता ही रहा है। क्वाड एक रणनीतिक स्मारक है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं। क्वाड ने सबसे पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर आवाज़ उठाई है। क्वाड जो 4 देशों का संगठन है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उन्होंने हिंद क्षेत्र पर चीन के दबदबे को कम करने की सबसे पुरजोर से इस पर आवाज़ उठाई है। फिर है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सत्र में भारत सरकार की तरफ से इस संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि G20 देश में सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जो निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों को उनके उस वादे की भी याद दिलाई जिसमें हर वर्ष $100 अरब की राशि का सहयोग जलवायु संरक्षण के लिए देने की बात कही गई थी। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी कि उसे अवशोषित करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। ये परत आर्थिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। पृथ्वी का इसमें जलवायु परिवर्तन में क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। पिघल के वो महासागर में गिरते हैं, समुद्र में गिरते हैं, तो इससे वहाँ का जल स्तर बढ़ने लगता है और जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं वो भी इसमें डूब जाते हैं। तो ये होता है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, लद्दाख के करीब चीन कर रहा है स्टील्थ बॉम्बर H-20 का टेस्ट। अब ये क्या है? भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने लद्दाख के समीपवर्ती अपने कब्जे वाले इलाके में स्टील्थ बॉम्बर जेट H-20 की क्षमताओं को परखा है। बताया गया है कि वह अपने शियान H-20 लड़ाकू विमान के अंतिम परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। चीन यह परीक्षण होतान एयरबेस से कर रहा है। स्टील्थ जेट वह होता है जो रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद चीन ने H-20 विमान की परीक्षण प्रक्रिया भी तेज किया है। यह परीक्षण प्रक्रिया 8 जून से चालू है और 22 जून तक पूरी होगी। इसी में एक न्यूज़ दी गई है कि WHO ने कोरोना के स्रोत को लेकर चीन पर बढ़ाया दबाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधनोम ने चीन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने के लिए दबाव बढ़ाया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद एधनोम ने कहा कि चीन को इस वायरस में सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 परमाणु पनडुब्बियां 95% होंगी देसी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पनडुब्बी क्या होती है। देखिए, पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान होता है, वाटर क्राफ्ट कह सकते हैं आप इसे, जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ होता है यह एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। इस समय भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं। भारत में अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाने का इससे बड़ा विस्तार और क्या होगा कि परमाणु क्षमता से लैस पहली 3 घातक परमाणु पनडुब्बियों में लगाए जाने वाला सालाना 95% देश सामान होगा, वो 95% देश में ही बना हुआ होगा। इसके बाद जो अगली 3 परमाणु पनडुब्बियां बनेंगी उसमें भारतीय साजो सामान का दायरा और भी अधिक बढ़ेगा। सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत विशाखापट्टनम स्थित DRDO को 3 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करना है। यह परियोजना अरिहंत श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों वाली 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाने के प्रोजेक्ट से एकदम अलग है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बी बनाने की परियोजना मेक इन इंडिया की संकल्पना में बहुत बड़ा इजाफा है। निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में घरेलू रक्षा विभाग के बेहद असरदार ये माना जा रहा है। अब इसे निर्माण करेगा DRDO।
डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका कोट है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 55,000 करोड़ के आईपीओ कतार में। तो आईपीओ जो यहाँ पर शब्द आया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती हैं। यानी जब वो अपने कुछ शेयर बेचेंगी तो लोग जब उस शेयर को खरीदेंगे तो वो पैसा इन कंपनियों को मिलेगा। इसे ही आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है या ऑफरिंग कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष में वित्तीय सेवा कंपनियां शेयर बिक्री कर पूंजी बाजार से 55,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने की तैयारी में है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दोनों तरह की 1 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं। निवेश बैंकरों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में सबसे बड़ी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर की तैयारी पेटीएम की है, जो पूंजी बाजार से 22,000 करोड़ जुटाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार कमर्शियल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस व पेमेंट बैंक कंपनियों ने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। आने वाले महीने में इनमें से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां ही आईपीओ बाजार में दबाव बनाना दाखिल उन्होंने कर दिया है। उनमें आधार हाउसिंग फाइनेंस 7,500 करोड़ रुपए, पॉलिसी बाजार 4,000 करोड़ रुपए तथा एप्टस हाउसिंग फाइनेंस 3,000 करोड़ रुपए प्रमुख है। नेक्स्ट है डिस्कॉम पर बकाया अप्रैल में 11.2% गिरा। अब डिस्कॉम क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्कॉम शब्द क्या है। तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां ही डिस्कॉम कहलाती हैं। यानी कि जो कंपनियां वितरण करती हैं उन्हें डिस्कॉम कहते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हो या फिर निजी क्षेत्र की, जैसे टाटा, बीएसईएस, ये सब कंपनियां जो हैं, टाटा पावर, ये सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। बिजली उत्पादक कंपनियों का बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम पर बकाया इस वर्ष अप्रैल में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले में 11.2% घटा है। इस वर्ष अप्रैल में डिस्कॉम पर बकाया घटकर 81,628 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले वर्ष समान महीने के आखिर में वितरण कंपनियों पर यह बकाया 91,915 करोड़ रुपए था। सरकार के प्राप्ति पोर्टल से यह जानकारी मिली है। हालांकि डिस्कॉम पर बिजली उत्पादकों का बकाया सालाना के साथ मासिक आधार पर बढ़ा है। अप्रैल में डिस्कॉम पर बकाया मार्च की तुलना में बढ़ा है। मार्च में यह 78,841 करोड़ रुपए रहा था। वहीं मार्च में डिस्कॉम कुल बकाया पिछले वर्ष समान महीने की तुलना में 3.4% घटकर 81,687 करोड़ रुपए रहा था। नेक्स्ट है 15 जुलाई को मत्स्य सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ की बैठक। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गैट बना था उसके स्थान पर की गई थी। यानी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना अस्तित्व में जब डब्ल्यूटीओ आया था 1995 में। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ ने मत्स्य सब्सिडी से संबंधित मतभेदों के निदान के लिए 15 जुलाई को वाणिज्यिक मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक गोजी ओकोंजो एविएला द्वारा बुलाई गई इस बैठक का मकसद बातचीत को जल्द पूरा कर इसके ब्यौरे को अंतिम रूप देना है। अगर यह समय पर अंतिम रूप ले लेता है तो इस वर्ष दिसंबर में जेनेवा में डब्ल्यूटीओ की प्रस्तावित मंत्री स्तरीय बैठक में मत्स्य पालन पर करार को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है हमारा G7 का स्वाभाविक साझेदार भारत। और ये आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। साल भर पहले की बात है जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह को पुराना
पड़ चुका समूह करार देते हुए कहा था कि यह दुनिया में समकालीन ढांचे का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिका के साथ इसमें शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसे 7 देशों के इस समूह को लेकर नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रवैया अपने पूर्ववर्ती से इतर नजर आया। बाइडेन ने इसे अपनी कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने का मंच बनाया है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले बड़े विदेशी दौरे पर उन्होंने अपनी यह मंशा रेखांकित करने का प्रयास किया। अमेरिका अपने मूल स्वरूप में लौट आया है और विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां और भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मसलों से निपटने के मामले में दुनिया के लोकतांत्रिक देश एकजुट हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की नई तान छेड़ी है। ट्रंप काल की उथल-पुथल और ब्रेक्जिट के बाद यह दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की पहली द्विपक्षीय बैठक रही है। अब ये ब्रेक्जिट क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया था, इसी प्रक्रिया को ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन एग्जिट कहा जाता है। 1990 के दशक में से आगे यूरोपीय एकीकरण का विरोध मुख्य रूप से किया गया था और कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर विभाजन ने 1992 में मॉस्ट्रिच संधि का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये ब्रेक्जिट है यानी कि ब्रिटेन एग्जिट। तथाकथित खास रिश्ते में नई जान फूंकने के लिए दोनों नेताओं ने अटलांटिक घोषणा पत्र के नए प्रारूप पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये अटलांटिक घोषणा पत्र क्या है? अटलांटिक घोषणा पत्र 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी एक महत्वपूर्ण नीति कह सकते हैं, जिसमें युद्ध की दुनिया के लिए सहयोगी लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था। और अटलांटिक चार्टर यानी कि इस घोषणा पत्र के अनुयायियों ने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो आधुनिक संयुक्त राष्ट्रों का आधार बन गया। इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों के समाधान और लोकतंत्र की रक्षा, सामूहिक सुरक्षा की महत्ता और एक उचित एवं सतत वैश्विक व्यापार तंत्र जैसे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच तमाम उलझे हुए पेच सुलझाने पर भी बात हुई। अब अपनी 8 दिन की लंबी यात्रा में बाइडेन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन और ब्रिटिश महारानी की मेहमान नवाजी करने के अलावा बतौर राष्ट्रपति वह पहले नाटो सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नाटो क्या होता है? नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। गठन के बाद कुछ वर्षों के बाद ही यह एक राजनीतिक संगठन बन गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। बहरहाल इस दौरे के केंद्र में रहे G7 की चर्चा करें तो ब्रिटेन की अध्यक्षता में वह कुछ मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहा। मसलन कोरोना वायरस से वैश्विक मुक्ति के साथ ही भविष्य की महामारियों के खिलाफ ढाल को मजबूत बनाना, मुक्त एवं उचित व्यापार को साध कर भविष्य की समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करना, पृथ्वी की जैव विविधता को सुरक्षित करना, साझा मूल्यों पर खुले समाज की पैरवी करना जैसे मुख्य बिंदुओं के रूप में भी चर्चा इसमें प्रमुख तौर पर की गई है। कोविड ग्रस्त दुनिया को मदद की अमेरिका पहले निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह वैश्विक संकट जितना बड़ा है उसे देखते हुए विश्व की अन्य शक्तियों को अगले वर्ष की शुरुआत तक 180 करोड़ टीके उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने में भी बड़ा योगदान देना होगा। G7 के मौजूदा ढांचे पर भी चर्चा आवश्यक है। यह दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश का समूह है। लोकतंत्र, मानव अधिकार और सतत विकास जैसे साझा मूल्य उन्हें जोड़ने वाली कड़ी का काम करते हैं। गत वर्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह अमेरिका में महामारी के कारण नहीं जा सके थे। इस बार वह देश में महामारी के कारण नहीं जा पाए। इस कारण उन्होंने वर्चुअल ही भाग लिया और वन अर्थ वन हेल्थ जैसे मंत्र दिए हैं। पिछले कुछ समय से G7 के साथ बढ़ती भारत की सक्रियता ने पश्चिम के साथ पहले से ही बढ़ती उनकी सहभागिता को एक नया क्षितिज दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब क्वाड जैसी चौकड़ी से लेकर पश्चिम के साथ मजबूत होते संबंध भारतीय विदेश नीति में अप्रत्याशित सक्रियता की वानगी है, जो भारत के उदय की प्रतीक है। यह घरेलू परिदृश्य से खासी उलट है, जहां अमूमन उसकी बदरंग तस्वीर पेश की जाती है। जहां भारत बड़े
आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ सक्रिय हो रहा है, वहीं विश्व की उसी अनुपात में भारत के नजदीक आ रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता पर सवाल, और यह आर्टिकल लिखा है लोक नीति विशेषज्ञ डॉक्टर अजय खेमरिया ने। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो दूसरी लहर भारत में कोरोना की आई, उसमें जो मरने वालों की संख्या है और जो कमियां रही, उसका सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता की वजह से हुआ। वेंटिलेटर आए तो उन्हें चलाना नहीं आता था, लोगों को किस मात्रा में ऑक्सीजन देनी है वो नहीं आता था, सही तरीके से इलाज करना भी जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को आना चाहिए था। ये सब ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से ये महामारी और विकराल रूप जिसने ले लिया। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस अप्रत्याशित तरीके से लोगों की जान ली, उससे सबसे प्रमुख है एलाइड यानी कि सहायक सर्विसेज की गुणवत्ता। यदि ईमानदारी से कोई ऑडिट किया जाए तो यह प्रमाणित होगा कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली सहायक सेवाओं की भारी कमी का सामना कर रही है। संक्रमण की दूसरी लहर में तमाम लोग अस्पतालों में इसलिए जाने से हाथ धो बैठे क्योंकि उन्हें समय पर वेंटिलेटर नहीं लगाया जा सका, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर मरीज को रखने के बाद उसकी सतत निगरानी नहीं हुई, या यह ध्यान नहीं रखा गया कि किस क्षमता का कंसंट्रेटर किस मरीज को लगाया जाना चाहिए, ऑक्सीजन पाइपलाइन से कितनी मात्रा ऑक्सीजन फ्लो की जानी चाहिए, उपयोग किए जा चुके उपकरणों को किस मानक विधि से नए मरीज पर हाइजीन के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। नतीजतन कम संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल में आकर ज्यादा संक्रमित हुए और मौतों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर बगैर एसओपी से इलाज किया गया, जिसके चलते शहरी अस्पतालों में गंभीर मरीजों का तांता लग गया। कई नए खुले मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर पैकिंग से बाहर ही नहीं निकाले जा सके क्योंकि उन्हें चलाने वाले दक्ष स्टाफ की उपलब्धता नहीं थी। कई राज्यों में तमाम वेंटिलेटर मरीजों के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए। हजारों की संख्या में आरटीपीसीआर के नमूने प्रयोगशाला में खारिज हुए क्योंकि उन्हें लेते समय सावधानी नहीं बरती गई। ये सब इतनी बड़ी कमियां हैं जिनका अब उल्लेख किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कोविड की पहली लहर के तत्काल बाद नर्सिंग, मिडवाइफरी और पैरामेडिकल स्टाफ के विनियमन के लिए कानून बनाने के लिए बिल पिछले संसद सत्र में पारित किए थे। सरकार को कोसने वालों को यह भी समझना चाहिए कि 70 साल से इस देश में एलाइड यानी सहायक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोई नियामक तंत्र विकसित नहीं हुआ था। एक दूसरा पक्ष उपलब्ध सेवाओं के अधिकतम सदुपयोग का भी है। बीएससी नर्सिंग करने वाले नर्सों को हमने कम महत्व के कार्यों में लगा रखा है। देश में नर्सिंग स्टाफ के अद्यतन प्रशिक्षण की कोई मानक व्यवस्था नहीं है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फार्मोलॉजी जैसे चिकित्सकीय विषयों को पढ़ने वाले नर्स सामान्य क्लिनिकल उपचार के कार्य आसानी से कर सकती हैं, लेकिन यह हमारे देश में नहीं होता है। नेक्स्ट है लॉकडाउन का दायरा। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में और रियायत देने का जो फैसला किया गया है वह एक सही कदम है। उचित यह होगा कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट आ रही है वे भी दिल्ली की राह पर चलें। ऐसा करते समय सबसे अधिक ध्यान इस पर देना होगा कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को विशेष बल मिले। चूंकि जीवन बचाने जितना महत्वपूर्ण आजीविका के साधनों को सहारा देना है, इसलिए आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को विशेष संरक्षण देना समय की मांग है। वास्तव में कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था का पहिया इस तेजी से घूमे कि लॉकडाउन अवधि में हुए नुकसान की ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो सके। यह कोशिश तब कामयाब होगी जब यह देखा जाए कि वे गतिविधियां लॉकडाउन के दायरे में ना आ पाएं जो अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक हैं। इस सिलसिले में राज्यों को कामगारों की उपलब्धता की खास परवाह करनी होगी। राज्यों को चाहिए कि वे कामगारों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करें। इसी के साथ उन्हें इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में कोरोना से बचे रहने के तौर तरीकों पर सही तरह से अमल हो। निसंदेह ऐसा तभी होगा जब आम लोग भी शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो ये आज का 14 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।